अम्मा। दुबली पतली सी औरत थी अम्मा। मुंह में मुश्किल से 8-10 दांत होंगे। जब वह हंसती तो एक बड़ा दांत बाहर की ओर आ जाता। पिछले 25 सालों से दिल्ली में अकेली रह रही थी। वह विधवा थी। हर सुबह ठीक 6:30 बजे रमा के दरवाजे पर दस्तक देती, चुपचाप बर्तन मांजती, घर में झाड़ू लगाती और फिर काम पूरा होने पर एक तरफ बैठ जाती। 1 कप चाय और 2 बिस्किट, यह रोज का जैसे नियम था। रमा कई बार कहती, इतनी बूढ़ी हो गई हो, अपने गांव अपने लड़कों के पास क्यों नहीं चली जाती? यहाँ दिल्ली में अकेली रह रही हो। उनके पास जाएगी, वो तो हमको मारता है, जितना पैसा होता है वो भी छीन लेता है, हम उसके पास क्यों जाएगी? अम्मा तमिलनाडु के एक गांव की थी। उसे अच्छी तरह हिंदी नहीं आती थी, लेकिन इतने वर्षों से दिल्ली में रहने के कारण हिंदी बोलना सीख गई थी। रमा कहती, तो इस उम्र में काम करती हो, अकेले खाना पकाती हो, तुम्हारा मन कैसे लगता है? भाभी जी, अगर जीना है तो काम तो करने को पड़ेगा। खाली बैठ के कौन रोटी खिलाएगा? खाना कैसे खाएगी? 4-5 घर थोड़ा थोड़ा काम कर लेती तो खाने पीने के लिए हो जाती। रमा चुपचाप उसके चेहरे को देखती रहती। बेटों का नाम सुनते ही कितनी वितृष्णा से भर उठता था उसका चेहरा। क्या इस दिन को देखने के लिए माँ बच्चे को जन्म देती है? रमा ने मन ही मन सोचा। इसी तरह संघर्ष करते हुए वह जीवन के एक एक दिन गुजार रही थी। एक दिन जब अम्मा घर में घुसी तो उसके चेहरे पर अजब सी चमक थी। रमा ने पूछा, क्या बात है अम्मा, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो? आज शाम को हमारा पड़ोसी के साथ हम बनारस जाती। हम 5 लोग जाएगी। आज शाम को हम 3 बजे आकर काम कर जाएगी। वो लोग 4 बजे निकलेगा। अभी थोड़े दिन पहले तो तुम लोगों से उधार मांगकर तिरुपति गई थी, अब इतनी जल्दी बनारस क्यों? भाभी जी, पैसे का क्या है, कौन सा हमको बड़ा मकान चाहिए। किसी तरह थोड़ा पैसा जमा किया, थोड़ा उधार और ले लेगी। मरने से पहले बनारस जाने का बहुत मन था, पड़ोसी बोला तो हम मान गई। अब 2 दिन की छुट्टी करेगी। रमा उसे देखती रही। आज अम्मा के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। रमा चुप हो गई। वह शाम को काम जल्दी कर गई। रमा ने भी उसे 100 रुपए का एक नोट पकड़ा दिया। वह खुशी खुशी चली गई। अगले दिन 6:30 बजे सुबह दरवाजे की घंटी बजी। रमा ने सोचा, यह कौन घंटी बजा रहा है? अम्मा तो बनारस गई हुई है। उसने धीरे से दरवाजे की जाली से बाहर झांका। अरे यह क्या? बाहर तो अम्मा खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी, एकदम लाल सुर्ख आंखें। रमा ने जल्दी से दरवाजा खोला और पूछा, अम्मा तुम? क्या हुआ, बनारस नहीं गई? अम्मा घर में घुसते ही फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद बताया कि उसके पड़ोसी उसे छोड़ गए और खुद चले गए। उसने बताया कि उसके पहुंचने के 15 मिनट पहले ही वे निकल गए थे। कितने चाव से उसने सामान बांधा था, सबको कितना खुश होकर बताया था। उसकी सब खुशियां मानो बिखर गई थी। उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। रमा ने किसी तरह उसे ढाढ़स बंधाया। अम्मा 2 दिन तक कुछ न बोली, चुपचाप आती, काम करती और फिर चली जाती, जैसे कि पत्थर की कोई मूर्ति हो। तीसरा दिन था, शाम का समय था। अम्मा शाम के बर्तन साफ करने आई। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। रमा को कुछ समझ न आया। अम्मा दरवाजे पर ही बोल पड़ी, पता है भाभी, जब आज दोपहर में हमारा पड़ोसी वापस आया तो मेरा मोहल्ला वाला उसको घेर के खड़ा हो गया। उसे घर में घुसने नहीं दिया। उसको खूब डांटा कि अम्मा को छोड़कर वह लोग कैसे चला गया। वो हमसे माफी मांगा। वो लोग उस दिन जल्दी निकल गया था, यह सोचकर कि हमको आने में देर है तो गाड़ी निकल जाएगा। भाभी जी, वो बोला उससे आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। रमा इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मोहल्ले वालों ने अम्मा की भावनाओं को समझा। सबने मिलकर उसके लिए बात की। रमा समझ गई थी कि यही वह आत्मीयता है जिसके चलते अम्मा अकेले रहते हुए भी अकेलापन महसूस नहीं करती। यही वह शक्ति है जो उसे परायों के बीच भी पराया महसूस नहीं होने देती। इसे ही तो सही मायने में समाज कहते हैं।